अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। शाहज़ेब, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है अभी? नो वॉइस? आ रही है, क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, गुड। चलें जी, नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जानिए आज की क्लास में, जिसका नाम है इंटेंजिबल्स। अच्छा, वैसे जल्दी से एक बात बताओ मेरे बच्चों, जब आप इंटेंजिबल का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर, आपके दिमाग में आता है, जब भी मैं इंटेंजिबल का नाम सुनता हूँ तो आप कहते हैं सर आपके दिमाग में आता है सॉफ्टवेयर, ऐसा ही है। आपके दिमाग में आता है लाइसेंस। सर, आपके दिमाग में आती है गुडविल। आपके दिमाग में आता है सर ब्रांड नेम। पांचवा सर आपके पास आता है पेटेंट राइट्स और प्रोडक्शन प्रोसेस। और यू कैन से सर इसके बाद आपके पास आता है फॉर्मूला एक्सेट्रा। मल्टीपल चीजें आती हैं आपके इंटेंजिबल्स में। अच्छा, ये तो आपकी बेसिकली क्या हो गई सर, एग्जांपल्स हो गई। ये तो आपकी मेरी जान मेरे बच्चों हो गई नॉर्मल एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल्स। नॉर्मल एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल्स। अच्छा, अब मैंने बोला भाईजान IS-38, आप मुझे बताएं आपकी नजर में इंटेंजिबल क्या है। सही जी, अब हम जल्दी से बताओ किसकी नजर में इंटेंजिबल देख रहे हैं। लिख के बताओ किसकी नजर में इंटेंजिबल देख रहे हैं। हाँ जी, किसकी नजर में इंटेंजिबल देख रहे हैं मेरे बच्चों? IS-38 की नजर में। अच्छा भाई, उसने कहा सबसे पहले आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल लिख क्यों नहीं रहा भाई? आइडेंटिफाइबल नहीं मान रहा भाई, ये हम खुद लिख लेते हैं। पहला आ गया आइडेंटिफाइबल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने बताई? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ये डेफिनेशन किसने बताई? IS-38 ने बताई। मैंने कहा भाई आपको एक एक वर्ड समझना होगा, आपको एक एक वर्ड समझना होगा मेरे साथ। अच्छा जी, हमने कहा एक एक वर्ड समझते हैं। मैंने कहा बस सीक्वेंस समझनी है। आपने सबसे पहले देखना है कि क्या वो चीज एसिड है या नहीं है। तो मैंने बोले एसिड की डेफिनेशन क्या है? हमने बोला एसिड का मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है भाईजान रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सही है जी। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। और आखिरी लिख रहा हूं मैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। अच्छा भाई, मैंने कहा आप IS-38 मुझे डेफिनेशन बता रहे हैं, और डेफिनेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? मैं कह रहा हूँ चार। लिख के बताओ कितने बोले मैंने, कितने कंपोनेंट्स बोले मैंने डेफिनेशन के? चार। पहला आइडेंटिफाइबल, दूसरा नॉन मॉनेटरी, तीसरा एसिड, चौथा विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। क्योंकि
मैंने सिविल एविएशन में और मल्टीपल कंपनीज में इंटेंजिबल्स के मॉड्यूल्स लगाए, तो मुझे ये बखूबी पता है कि तुम्हें किस सीक्वेंस में समझाना है कि इंटेंजिबल होता क्या है आईएएस की जबान में। मैंने कहा सबसे पहले आपने देखना है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, स्टैंडर्ड का नाम क्या है, स्टैंडर्ड का नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ भाई, स्टैंडर्ड का नाम क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो भाई आप कह रहे हो कि आप इस स्टैंडर्ड में आना ही तब जब आप कहें कि सबसे पहले कोई चीज एसेट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों कि एक चीज एसेट कब होगी, तो आप सिंपल मेरी जबान सुनेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे देखेंगे। कोई भी चीज जिसको एंटिटी या इदारा कंट्रोल करता हो। एसेट की डेफिनेशन बता रहा हूं, इंटेंजिबल एसेट की नहीं, सिर्फ एसेट की। बोला कोई भी चीज जिसको इदारा क्या करता हो मेरे बच्चों, कंट्रोल करता हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, पास्ट इवेंट क्या हो सकता है, या तो आपने पैसे दिए होंगे या आपने सर्विसेज दी होंगी, इसके बगैर आपको कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कोई भी चीज जिसपे मेरा कंट्रोल है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो अगर उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल गए तो वो तो एक्सपेंस हो गया। जल्दी लिख के बताओ, ऐसा है? जल्दी लिख के बताओ हाँ या नहीं। क्योंकि जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल गए वो तो एक्सपेंस हो गया भाई, जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल गए वो तो एक्सपेंस हो गया। जैसे सैलरी होती है, अब सैलरी के बेनिफिट आपने एम्प्लॉय के लिए लिया, आप उसको पैसे देते हैं, तो क्या उसको प्रीपेड रखते हैं या एक्सपेंस आउट कर देते हैं? जल्दी बताओ, क्या उसको प्रीपेड रखते हैं या एक्सपेंस आउट कर देते हैं? जल्दी बताओ। तो एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अच्छा, व्हाट इफ मैं उसको एडवांस में पे करता हूं, व्हाट इफ मैं उसको एडवांस में पे करता हूं, तो क्या करता हूं मैं? एसेट बनाता हूं, प्रीपेड बनाता हूं। ऐसा ही है, एसेट और प्रीपेड बनाता हूं ना। वेरी गुड। तो मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात समझाएं। तो एसेट की डेफिनेशन ही यही है, कोई भी रिसोर्स जिसको मैं कंट्रोल करूं, अगर मेरा कंट्रोल नहीं है तो कौन सी मेरी चीज जो कि पास्ट इवेंट से आई हो। पास्ट इवेंट क्या हो सकता है? आपने पैसे दी होंगी, सर्विसेज दी होंगी, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है। उसने कहा भाई पहले तो ये उतारो कि एसेट है या नहीं है। पहले बताओ, पहली बात क्लियर है? पहली चीज क्या उतारनी है, एसेट है या नहीं है? मेरे बच्चों जल्दी बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? वेरी गुड, आगे सुने, आगे सुने। अब मैं कह रहा हूं आपने एक और चीज देखनी है कि चलो एक चीज एसेट है या नहीं है वो तो टिक हो गया, पर अगर मैं आपको एक रिकॉल कर रहा हूं बचपन की बातें, एसेट तो आपका बिल्डिंग भी होती है नहीं होती? लिख के बताओ, होती है नहीं होती? बिल्डिंग भी होती है। अच्छा सर, व्हीकल भी होती है, व्हीकल भी होती है, ऐसा ही है ना? अच्छा, इन्वेंट्री भी एसेट होती है, इन्वेंट्री भी एसेट होती है। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब ये सारे एसेट होते हैं तो अगर कोई एसेट मैंने अपने यूज के लिए रखा हुआ है तो वो आईएस 16 में चला जाता है। पर वो कहता है यहां पे उन एसेट्स की बात करना जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। यहां पे उन एसिड्स की बात करना जिसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिसको आप छू ना सकें, जिसको आप छू ना सकें। वो क्या आपका, वो क्या आपका एसिड है बट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। एसिड है बट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एसिड का होना अलग बात है, उसका फिजिकल सब्सटेंस होना अलग बात है। अब आप मुझे बताएंगे क्या सॉफ्टवेयर की कोई फिजिकल सब्सटेंस होती है या वो कंप्यूटर के अंदर होता है? जल्दी बताओ। कंप्यूटर के अंदर होता है सर। तो क्या वो सॉफ्टवेयर एसिड नहीं है? क्या वो सॉफ्टवेयर एसिड नहीं है? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, एसिड है। क्योंकि रिसोर्स मैं कंट्रोल करता हूं, मैं उससे फायदे ले रहा हूं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, ये सारी चीजें। तो ये बात समझ आती है। अच्छा आगे सुनो, मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला, मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला। अब मुझे बताओ, लाइसेंस तो कागज का एक पन्ना है ना? जल्दी बताओ, लाइसेंस तो कागज का एक पन्ना है ना? ऐसा है? पर वो कागज का पन्ना जो आपको राइट दे रहा है, क्या उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस है? क्या उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं। तो वो लाइसेंस इटसेल्फ इज एसिड, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है बट उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये बात समझ आती है? आगे सुनो एक और एग्जांपल। मैंने कहा मेरे पास कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर लिस्ट। अच्छा, कस्टमर लिस्ट बहेज आप देख के छू तो सकते हैं उसको, बट क्या वो कस्टमर लिस्ट की कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं। उसकी वैल्यू है, एम्बेडेड वैल्यू है जिससे आपको फायदा होगा। उसकी एम्बेडेड वैल्यू है मेरे बच्चों जिससे आपको फायदा होगा। तो वो भी एक ऐसा एसिड हो गया जिसको हम कहते हैं कि भाई उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। एक और एग्जांपल लो भाई, कोविड आया, कोविड में वैक्सीन बनी, कोविड आया, कोविड में वैक्सीन बनी। आप मुझे बताएं, जो वैक्सीन बनी वो तो इन्वेंट्री है, पर जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, जो वैक्सीन का फॉर्मूला है,
क्या वो इंटेंजिबल है? उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, वो एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस है कि ये करोगे, ये चीजें करोगे तो ये बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्या वो सीक्रेट, क्या वो फॉर्मूला हमारे लिए इंटेंजिबल है? कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। मैं गया गवर्नमेंट के पास, मैंने बोला भाई मुझे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करनी है, ऑयल एंड गैस निकालना है, आप मुझे लाइसेंस दें। तो भाई उसने जो मुझे लाइसेंस दिया वो राइट दिया है। वो राइट की वैल्यू है वो जो कागज का पन्ना है, उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, उस राइट को तुम छू नहीं सकते। पहले बता, दोनों में फर्क क्लियर है? क्लियर है बात? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं कंपनी चला रहा हूं, मैं नाम बनाता गया, फेमस होता गया, मेरा या तो ब्रांड या गुडविल बन गई, ऐसा है? मेरा या तो ब्रांड या गुडविल बन गई, ऐसा है? तो जब मेरा ब्रांड या गुडविल बन गई, तो आप मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ब्रांड और गुडविल बन गई तो क्या ये ब्रांड, क्या ये गुडविल एसेट है मेरे लिए? हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, जब ये ब्रांड या गुडविल एसेट है मेरे लिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे बच्चों, यही ब्रांड, यही गुडविल को मैं छू नहीं सकता? नाम है, विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। पहले बताओ, बात क्लियर है? बात क्लियर है? ओके गुड। अब हमने कहा चलो यहां तक बात समझ आती है, तो डेफिनेशन के कितने कंपोनेंट सीख लिए? दो। एसिड होना चाहिए और उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। एसिड होना चाहिए, उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। दो चीजें सीखी हैं। अच्छा, एक एग्जांपल तुम मुझे बताना, मैंने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, उनकी स्किल लेवल अप किया सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, और उसके फायदे मुझे 3 साल होंगे, क्या ये एसिड है? क्या ये एसिड है? नहीं, गलत, यही यही पकड़ना था। यू कैन नॉट कंट्रोल एम्प्लॉइज, कभी भी छोड़ के जा सकता है। यू कैन नॉट कंट्रोल एम्प्लॉइज, कभी भी छोड़ के जा सकता है, यू कैन नॉट कंट्रोल। और आपको यह भी तो नहीं पता ना कि क्या उसने वैसे सीखा या नहीं सीखा, तो यू नॉट श्योर अबाउट कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है या नहीं इस ट्रेनिंग से। तो हमेशा ट्रेनिंग एक्सपेंस को आपको बचपन में भी सिखाया गया, आप क्या करते हैं उसको एक्सपेंस आउट, क्या करते हैं एक्सपेंस आउट, बिकॉज दैट इज नॉट एन एसेट। पहले तो बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो अगर एसिड ही नहीं है तो मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं। अगर एसिड ही नहीं है मेरे बच्चों, तो मैं दूसरे स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं। क्या मुसीबत है ये, बिला वजह जा रहा हूं? क्लैरिटी है? तो फर्स्ट एसिड होना चाहिए, फिर देखता है कि उसकी फिजिकल सब्सटेंस है या नहीं। अच्छा, मैंने अगर व्हीकल खरीदी, तो क्या व्हीकल एक इंटेंजिबल है? हाँ जी, नो सर, व्हाई? गिव मी द रीजन, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सर उसकी फिजिकल सब्सटेंस है। सर क्या हो गया आपको, पागल हो गए हैं? फिजिकल सब्सटेंस है। वेरी गुड, चलें अब आगे। हमने कहा भाईजान, तो ऐसे तो प्रीपेड सैलरी भी तो एसिड होता है ना, तो फिर ट्रेनिंग में उसमें क्या फर्क है? तो अभी बताते हैं ना आपको, जानिए आगे, तो बढ़ने दो ना आप मुझे, आपने आगे जाने नहीं दिया आपने मुझे, अब बात सुने आगे मेरी। अच्छा भाई, वो कहता है कि एसिड और विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस काफी नहीं है, आपने एक और चीज देखनी है, वो क्या है अभी सिखा रहा हूं। वो कह रहा है कि भाई वो नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। कहानी समझें, क्या होना चाहिए? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब ये है वो इटसेल्फ पैसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आप मुझे बात बताइएगा, आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो आप मुझे एक बात बताएं, वो शेयर जो आप किसी कंपनी के खरीद रहे हैं, वो तो सॉफ्ट फॉर्म में सीडीसी में मौजूद है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में मौजूद है, हार्ड फॉर्म में तो होते नहीं है। ऐसा है? जल्दी बताओ, ऐसा है? क्या वो शेयर्स आपका एसेट है? यस। उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जब उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या वो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होते हुए भी मेरा इंटेंजिबल नहीं है? रीजन दे रहा हूं, क्योंकि वो मॉनेटरी है, पहले बताओ ये बात समझ आती है? क्योंकि वो मॉनेटरी। अच्छा, यानी अब इसको समराइज वे में लेके आता हूं। समरी क्या है? समरी ये है मेरे बच्चों कि हमें ये देखना है कि भाई मेरा इंटेंजिबल इटसेल्फ पैसा नहीं हो सकता, यानी पैसे से खरीदूं इंटेंजिबल, वो बात समझ आती है। पैसा इटसेल्फ इंटेंजिबल नहीं, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। एक और एग्जांपल, आपका अगर बैंक में पैसा मौजूद है, क्या उसको अभी छू सकते हो? जल्दी बताओ, क्या उसको अभी छू सकते हो? बैंक में अगर पैसा मौजूद है, नहीं छू सकते।
हाँ जी, ऐसा ही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, तो आप जब बैंक में पैसा मौजूद, लोग क्या करते हैं, उसको भी इंटेंजिबल बना देते हैं। तो उसने कहा पैसा इटसेल्फ इंटेंजिबल नहीं होना चाहिए, तो नॉन मॉनेटरी लिखा। नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, मॉनेटरी नहीं होना चाहिए। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? नॉन मॉनेटरी का मतलब समझ आता है? पैसा इटसेल्फ इंटेंजिबल नहीं हो सकता, हाँ पैसा जिस पे लगाओगे वो इंटेंजिबल होगा। दोनों में फर्क क्लियर है जानी? दोनों में फर्क क्लियर है? हाँ जी, शेयर्स वाली बात रिपीट करते थे भाई। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ओजीडीसीएल के शेयर्स खरीदे, सही है, या यूनिलीवर के शेयर्स खरीदे, क्या वो शेयर्स मेरे पास फिजिकली मौजूद हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो मुझे आप सब एक बात बताएं, जब वो शेयर्स मेरे पास, मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो मेरा एसेट भी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल भी है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है, तो ये तो इंटेंजिबल बन रहा था, ये तो इंटेंजिबल बन रहा था। तो उसने कहा भाईजान होल्ड ऑन, इंटेंजिबल नहीं बनाना, इसके लिए तो अलग से आईएफआरएस 9 है, इसके लिए तो अलग से आईएफआरएस 9 है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट है, इंटेंजिबल नहीं। तो इसलिए कहा नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। पैसा इटसेल्फ, पैसा इटसेल्फ इंटेंजिबल नहीं हो सकता। पहले बताओ, बात क्लियर है? हाँ जी, जल्दी बताओ। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसी ही। अब एक मिनट रुकिएगा। सवालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। हाँ बस मैंने दस्ते आके कर लिया था, शुक्रिया। जा रहे हैं? ओहो, गुड है। हाँ जी, पहले बताओ, नॉन मॉनेटरी की कहानी क्लियर है? हसीब आपको, बिस्मा आपको, अरीब आपको, अब्दुल्ला, सारे बच्चे क्लियर है भाई? तो हमने एक बेसिक सी बात कर ली अभी आपस में। चलें, हमने कहा तीन चीजें हो गई। अच्छा, सीक्वेंस बन गई। हसीब कुछ कुछ क्या क्लियर, मतलब ये क्या बदतमीजी है भाई? जो कंफ्यूजन में पूछो ना कुछ कुछ क्या होता है, ये क्या मतलब बात हुई? डेफिनेशन की तीन चीजें बोली हैं, तीन की तीन में से कुछ क्लियर है? तो नॉन, ये पूछो ना बेटा, पूछोगे तो बताऊंगा ना। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या, अभी वापस से बता रहा हूं तुम्हें। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पास शेयर्स पड़े हुए कंपनी के, सही है, क्या उसको तुम, क्या वो मेरा एसेट है? पहले हाँ या ना में जवाब दो। हाँ जी, एसेट है, बिल्कुल भाई साहब एग्री करते हैं, एसेट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उसको भी छू सकते हो या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना। तो आप मुझे एक बात बताएं कि मेरे बच्चों, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो ये तो लग रहा है कि वो इंटेंजिबल बनने लगा था, इंटेंजिबल बनने लगा था, डेफिनेशन की तरफ जा रहा था। स्टैंडर्ड ने कहा बाबू यहाँ पे तब आना जब वो एसेट नॉन मॉनेटरी हो। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी का मतलब है पैसे इटसेल्फ या इक्विवेलेंट टू पैसे, फाइनेंशियल एसेट ना हो, फाइनेंशियल एसेट ना हो। तो हमने कहा भाई फाइनेंशियल एसेट ना हो का क्या मतलब है? उसने बोला फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग हमने कहाँ सीखी है? भाईजान फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग हमने कहाँ सीखी है? आईएफआरएस 9 में। ऐसा ही है ना। तो जो आईएफआरएस 9 में सीखी है, तो वो यही तो कह रहा है। अब देखो तुम्हारी ये बात गलत है ना, हसीब कह रहे हैं ऐसा कह सकते हैं कि जो कैश में कन्वर्ट ना हो सके। भाई तो क्या तुम पीपी को बेच के कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? गलत बात कर रहे हो ना हसीब, ऐसे नहीं कह सकते ना भाई, पीपी को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो जब पीपी को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप ये नहीं लिख सकते कि जो कैश में कन्वर्ट ना हो, गलत बात है। मैं कह रहा हूं प्री डिनोमिनेटली उसकी बाय सेल्फ जो जस्टिफिकेशन है वो फाइनेंशियल नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल नहीं होनी, फाइनेंशियल एसेट नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैश हो, वो नहीं होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए किया गया, ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि कोई भी बंदा, ताकि कोई भी बंदा अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इंटेंजिबल ना बना दे। तो इसलिए क्या कहा गया, तुम लोग मुझे बताओगे, यहाँ पे मॉनेटरी चीजें रखी या नॉन मॉनेटरी? जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, नॉन मॉनेटरी। हसीब अब क्लियर है? ओके जी, नो प्रॉब्लम, आगे। अच्छा भाई, अब सवाल या मुद्दा क्या बचा? मुद्दा ये बचा, वो कह रहा है कि भाई एक चीज आपका एसिड भी है, उसको आप देख भी नहीं सकते, विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस है, मॉनेटरी भी नहीं है, तो पहचानोगे कैसे कि वो इंटेंजिबल है? वो बोल रहा भाई वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई,
आइडेंटिफाइबल कैसे होगा? हमने कहा पहली चीज, वो कह रहा है आइडेंटिफाइबल ऐसे होगा when it arises from a contractual right। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, भाई हमने बोला मैंने गवर्नमेंट से जाके लाइसेंस लिया, अब मैं वहां पे खुदाई करना शुरू हो गया, मैंने वहां से तेल निकाला, गैस निकाल रहा हूँ, मुझे बताओ ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास क्या है, राइट है। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब हो, राइट है, राइट है। क्या ये राइट की कोई फिजिकल सब्सटेंस है? क्या ये राइट की कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नो, नेवर, नहीं है। तो एक एसेट भी है, फिजिकल सब्सटेंस भी है, नॉन मॉनेटरी है। अच्छा, नॉन मॉनेटरी का मतलब है वो लाइसेंस इटसेल्फ पैसा नहीं है, या पैसे के इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसा ही है ना, पैसे के इक्विवेलेंट नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई, वो ये कह रहा है कि भाई आप ये कैसे बता पाओगे कि ये चीज आपकी है? तो उसने बोला कि भाई वो ऐसे बता पाओगे जब वो आइडेंटिफाइबल हो। मैंने कहा भाई ये बताओ ना आइडेंटिफाइबल कैसे हो? उसने कहा आइडेंटिफाइबल तब होगा जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से आएगा या लीगल राइट से आएगा। तो मैंने कहा अगर मैं कागज का पन्ना निकाल के दिखा दूं तो क्या मेरा राइट स्टेब्लिश हो जाएगा? हाँ या नहीं? क्या मेरा राइट स्टेब्लिश हो जाएगा मेरे बच्चों? ऐसा ही है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि एक एसिड है जिसकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी है, तो पहचानोगे कैसे? जब वो अराइज हो, कैसे कैसे अराइज हो? लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से। यहां पे लीगल भी लिख लेता है, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। पहले बताओ बच्चों ये बात समझ आती है? क्योंकि कल को कोई आपको बोले भाई ये मेरा राइट है, तो बोले कि भाई मेरा राइट है ना, क्यों? आइडेंटिफाइबल है। कैसे आइडेंटिफाइबल है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ भाई, सीधी सी बात है। चलें आगे। हमने कहा भाईजान दूसरा स्टेज, व्हेन इट इज सेपरेबल either alone or together with related acid। अच्छा जी, भाई की अंग्रेजी देख रहे हो आज तुम? लिख कैसा मैं खतरनाक रहा हूं आज। सर इस तरह तो फोन एप्लीकेशन की भी तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। भाई जवाब दीजिएगा आप लोग। नेहान हारून कह रहे हैं इस तरह तो फोन एप्लीकेशंस की भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, एंड येट वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल भी किया जा सकता है। एंड देन व्हाट दैट भी, पहले आप बताओ आप किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो? हाँ जी, किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो? मतलब पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये कि आप एप्लीकेशन सेलर हो। सवाल का जवाब ये दो पहले। हाँ जी, क्या एप्लीकेशन सेलर हो आप? देखो एप्लीकेशंस तो हैं, आप किस अम्ब्रेला में बात कर रहे हो ना, सवाल ये। जल्दी बताओ। हाँ जी नेहान, एज अ पर्सन जनरली इंटरेस्टेड इन परचेज फॉर प्रॉफिट। एज अ पर्सन, देखो पहली बात तो ये जानी, ये तो हम, देखो प्लीज प्लीज, और साथ लाइक दैट, नहीं 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 जानी क्या लिख रहे हो भाई? भाई अकाउंटिंग पर्सन की होती है, सवाल है। अकाउंटिंग पर्सन की होती है, कंपनी की होती है? लिख के बता दें आप पहले सारे बच्चे, मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है। हाँ जी, कंपनी की होती है। तो हम बंदे के हिसाब से बात नहीं करेंगे ना नेहान, आप पहले उसको ढालें तो सही सिचुएशन में। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं पीटीसीएल का ऑडिट करने आया हूँ इस्लामाबाद यहाँ पे, सही है। अब पीटीसीएल के पास एक सैप का मॉड्यूल लगा हुआ है, सही जी। यू माइक्रो फाइनेंस के पास एक ऑरेकल का मॉड्यूल लगा हुआ है, सही। अब वो एक एप्लीकेशन परचेज करता है। वो एप्लीकेशन क्या करती है कि भाई आप अगर उसकी ऐप पे आएंगे और आपको लोन चाहिए तो वो आपका पैटर्न देखेगा कि आपने कितना यूजेज किया, आपका बैलेंस कितना होता है, तो उसके हिसाब से एक एवरेज बैलेंस दे देगा मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज के साथ। ये एप्लीकेशन जो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस ने अपने सिस्टम में लगाई है, ये एप्लीकेशन जो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस ने अपने सिस्टम में लगाई है, ये एप्लीकेशन टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस के लिए क्या कहलाएगी? लिख के बताओ। हाँ जी, क्या कहलाएगी ये एप्लीकेशन? क्या कहलाएगी जानी? टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस ने जो लगाई है इंटेंजिबल कहलाएगी। अच्छा, इंटेंजिबल की डेफिनेशन में उतार दो भाई, एसिड भी है,
फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है, नॉन मॉनेटरी, हालांकि पैसे देके खरीदी है पर वो इटसेल्फ पैसा तो नहीं है ना, नॉन मॉनेटरी है और इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है। हाँ तो सर पता कैसे लगेगा, आइडेंटिफाइबल कैसे, जल्दी बताओ, आइडेंटिफाइबल कैसे, आइडेंटिफाइबल कैसे? नहीं आइडेंटिफाइबल, राइट तो है। अच्छा अब देखो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी हो सकता है और वो सेपरेबल भी हो। हाँ जी सेपरेबल भी हो, सेपरेबल कैसे भाई, यही एप्लीकेशन आप किसी और को भी तो, किसी और सिस्टम में भी तो लगा सकते हो, यही एप्लीकेशन आप किसी और सिस्टम में भी तो फिट कर सकते हो, सेपरेबल है, ये तो सिखाना था, सेपरेबल भी तो हो भाई, अगर अलग से सेपरेट हो सकती है तो सेपरेबल है ना, तो आइडेंटिफाई तो हो रही है ना भाई, अलग से लगी हुई है, पहले बताओ बात समझ आ रही है, मॉड्यूल अलग से लगा हुआ है, क्लिक करता हूं मुझे दिख रहा है अलग है, तो सेपरेबल है, तब भी आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाई हो रही है, दिख रही है। आइडेंटिफाइबिलिटी सिखा रहा हूं कि आइडेंटिफाई कैसे होती है, आइडेंटिफाइबिलिटी का मतलब यह है कि यू कैन एग्जैक्टली ट्रेस कि ये तुम्हारी चीज है, दिख रही है अलग से। पहले बताओ बात समझ आती है, जल्दी बताओ बात समझ आती है? तो आइडेंटिफाइबिलिटी दो तरीकों से आ रही है, आइडेंटिफाइबिलिटी दो तरीकों से, या तो लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, या तो सेपरेबल हो। सेपरेबल का मतलब यह है कि मैंने जब सिस्टम में अपने फंक्शन में एम्बेड किया, उस एप्लीकेशन को अपने सैप के मॉड्यूल में लगाया, अपने ऑरेकल के मॉड्यूल में लगाया, वो यहां से अलग हो सकती है, जब अलग हो सकती है तो उसकी वैल्यू अलग है, वो आइडेंटिफाइबल है, सेपरेटली दिख रही है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? हाँ जी जल्दी बताओ। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, बड़ी फोकस होकर सुनना। सर इफ वी एज अ कंपनी सेल सॉफ्टवेयर और एनी इंटेंजिबल, फिर भी वो क्या हमारा IS 38 की डेफिनेशन में आएगा या इन्वेंट्री में? क्योंकि वो सेल के मॉनेटरी में आएगा ना, सेल करके मॉनेटरी में आ जाएगा ना। नहीं बेटा देखो फिर तुम गलत कह रहे हो ना, तब वो आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी, पर क्या वो इन्वेंट्री टेंजिबल इन्वेंट्री होगी या इंटेंजिबल इन्वेंट्री होगी, सवाल है। हाँ जी इंटेंजिबल इन्वेंट्री होगी, तो इसका सिर्फ फर्क ये होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि आप उसको IS 38 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि आप वो खुद बना रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर हाउसेज क्या करते हैं, जब वो बल्क कर रहे होते हैं तो वो इन्वेंट्री पाइलअप हो रही होती है, जैसे ही इन्वेंट्री बन जाती है वो सेल कर देते हैं उसको, जैसे ही इन्वेंट्री बन जाती है उसको सेल कर देते हैं। पर इन एनी केस वो इंटेंजिबल के क्राइटेरिया में होनी चाहिए, पर उसकी अकाउंटिंग 38 के हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि IS 38 में वो इंटेंजिबल्स आते हैं जो आप खुद यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ओके गुड, अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई एक और एग्जांपल मैं दे रहा था, एक और मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को, सुनिएगा भाई। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कंपनी बनाई और नाम बनाता गया, मेरी कंपनी की गुडविल बन गई, मेरी कंपनी की गुडविल बन गई। क्या गुडविल मेरे पास, तुम लोग मुझे बताओगे, मेरी खुद की कंपनी की गुडविल बनी है, क्या गुडविल मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स आई है? क्या गुडविल मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स आई है? ईमान कह रही है नो, बिस्मा कह रही है नो, बाकी कितने कह रहे हैं नो, दुआ कह रही है नो, ओके आगे अनीब भी कह रहे नो, सब कह रहे नो। सर वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से नहीं आई, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से नहीं आई क्योंकि वो तो मैंने खुद बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। अच्छा हम अच्छा काम करते गए वो बनती गई, अच्छा काम करते गए वो बनती गई, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये होता गया काम, ये होता गया काम, सही है। अच्छा अब आगे सुने, जब ये काम होता गया तो अब मैंने कहा कि यार मैं अपनी कंपनी को बेचता हूं, तो मुझे बताओ क्या मुझे मेरी कंपनी के टेंजिबल एसेट्स के पैसे मिलेंगे या मुझे गुडविल के भी मिलेंगे? दोनों के मिलेंगे। अच्छा चलें सही है, मान लिया। तो यानी आप कह रहे हैं गुडविल एक एसेट है जिसको मैं कंट्रोल करता हूं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, अच्छे काम करके आइए, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना जानी, ऐसा ही है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है, या तो आप उसको बेचोगे या तो यूज करोगे, या तो आप बेचोगे या यूज करोगे, बेच सकते हो ना भाई, बेच सकते हो ना, पैसे मिलेंगे ना। एसिड भी है, क्या उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस है, क्या उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस है? नो। अच्छा क्या वो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी? सर गुडविल अभी पड़ी हुई है तो नॉन मॉनेटरी ना, अभी पड़ी हुई है नॉन मॉनेटरी है। हाँ इससे जो पैसे आएंगे वो क्या है, इससे जो पैसे आएंगे वो क्या है, वो मॉनेटरी है, वो मॉनेटरी है। अच्छा चलो तीन चीजें हो गई, ये आइडेंटिफाइबल कैसे है, ये आइडेंटिफाइबल कैसे है, ये आइडेंटिफाइबल कैसे है?
वेरी गुड यार, बता दिया ना, दिल जीत लिया, सेपरेबल है। तो सर गुडविल अलग से बिक सकती है? हाँ जी, अलग से बिक सकती है गुडविल। शाहजेब कह रहे हैं यस, जरीर कह रहे हैं यस, दुआ कह रही है गलत, यही सिखाना था। अब यहाँ भंड मार दिया, नहीं नहीं बिक सकती अलग से, नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती अलग से, कंपनी के साथ बिकेगी। ब्रांड अलग से बिक सकता है, ब्रांड अलग से बिक सकता है, ब्रांड, ब्रांड नेम, नॉट गुडविल। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं टुगेदर विद रिलेटेड एसेट जा सकती है? मतलब टुगेदर विद रिलेटेड एसेट, टुगेदर विद रिलेटेड एसेट का मतलब है उस एसेट के साथ, पूरी कंपनी के साथ जा सकती है। भाई पूरी कंपनी के साथ जा सकती है तब भी तो आइडेंटिफाइबल है ना, तब भी तो आइडेंटिफाइबल है ना। एक में रुकिएगा, तब भी तो आइडेंटिफाइबल है ना, है या नहीं है? जल्दी बताओ। हेलो, वालेकुम सलाम। सही है, आप चले जाए, ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए लोग, आप चले जाए। ओके। हाँ जी, मुझे आप एक बात बताएं, यहां तक बात क्लियर है? तो वो टुगेदर विद रिलेटेड एसेट जा सकता है, तो इसलिए भी वो आइडेंटिफाइबल है, क्योंकि सेपरेबल तो है, हाँ अलग हो सकता है ना, पर टुगेदर विद रिलेटेड एसेट आइडेंटिफाइबल है। पहले बताओ, बात समझ आती है? बात समझ आती है? क्लियर है? अच्छा जी, यानी अभी तक हमने कोई कुल मिला के आधा घंटा लगाया सिर्फ ये समझने के लिए इंटेंजिबल होता क्या है। अच्छा भाई, जलील का सवाल आया सर, इन होटल इंडस्ट्रीज लाइक हिल्टन एंड मेरियट आर नॉट सेलिंग दियर ब्रांड नेम्स। थैंक यू। अच्छा, आर नॉट सेलिंग दियर ब्रांड नेम्स, सही है जी? जी, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, बस ये सही है। अच्छा सर, द होटल इंडस्ट्रीज लाइक हिल्टन एंड मेरियट आर नॉट सेलिंग दियर ब्रांड नेम्स टू प्राइवेट होटल्स एंड अर्निंग रॉयल्टीज, तो क्या वो ब्रांड नेम इंटेंजिबल नहीं होगा? तो बेटा वो जो ब्रांड नेम इंटेंजिबल है उसके लिए जो खरीद रहा है और जो उसके लिए जो बेच रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये बात सही है ना? जल्दी बताओ भाई, जो बेच रहा है उसका तो ब्रांड है ना, तो वो ब्रांड इंटेंजिबल नहीं है? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। बिल्कुल है इंटेंजिबल। उसकी वो क्या ले रहा है, रॉयल्टी ले रहा है। अच्छा, अब दो फर्क हैं, दो फर्क हैं, इधर सुनना। जो रॉयल्टी होती है ना, सवाल अच्छा है तो मैं तुम्हें एड्रेस भी कर रहा हूं। मसला ये है कि जब मैं ब्रांड नेम खरीद रहा हूं ना, तो ब्रांड नेम खरीदने का मतलब ये है कि मैंने बोला तू निकल, अब ये ब्रांड मेरा है। उस केस में बायर का इंटेंजिबल है, उस केस में बायर का इंटेंजिबल। जो आप रॉयल्टी वाली बात कर रहे हैं ना, रॉयल्टी में ब्रांड नहीं आता, रॉयल्टी में ब्रांड नेम नहीं आता मेरे पास, गलत। वो मैं सालाना पे करता हूं रेवेन्यू के बेस पे। हाँ, अगर मैंने उसका नाम यूज करने के लिए 5 सालों के लिए ब्रांड खरीदा है, तो वो 5 सालों की जो पेमेंट होगी वो मेरे लिए क्या होगा? वो मैं जल्दी बताओ, वो 5 सालों की जो पेमेंट होगी वो क्या होगा मेरे लिए? जो लमसम पे की है मैंने, वो किसकी पेमेंट होगी? जल्दी बताओ बच्चों, वो किसकी पेमेंट होगी? जो मैंने 5 सालों के लिए उससे लिया है, वो इंटेंजिबल की पेमेंट होगी। मैंने बोला भाईजान मैं आपका नाम जो है ना यूज करूंगा 5 साल, आज मैंने उसको पैसे दे दिए 5 साल के, मैंने कहा ये मेरे लिए ब्रांड वैल्यू है, जो कितने साल चलेगी, कितने साल चलेगी, जल्दी बताओ? 5 साल, ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट इफ मैंने कहा सामने वाली कंपनी को कि भाई आप अपनी फ्रेंचाइज दे मुझे, सही है जी, तो मैं आपकी फ्रेंचाइज के पैसे पे कर रहा हूं, तो लमसम पैसे पे कर रहा हूं फ्रेंचाइज के लिए 5 सालों के लिए, वो इंटेंजिबल बन गया। जो हर साल रॉयल्टी पे करूंगा ना, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस है, उसके लिए रेवेन्यू है, वो उसका रॉयल्टी रेवेन्यू है, मेरे लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है। क्योंकि वो तो आप एज एंड व्हेन जैसे इंकर कर रहे हो पे कर रहे हो ना। बात क्लियर है? तो दो अलग अलग बातें हैं। जरूर बात क्लियर है? आई होप तुम्हारा सवाल एड्रेस हो गया इससे। ये होटल्स क्या करते हैं? हाँ जी, जल्दी बताओ भाई। ओके, वेरी गुड, चलें इसको कॉपी करना है, कॉपी करना है जानी? यस, जल्दी कर लें, कॉपी कर लें। ये एग्जांपल्स कॉपी हो गई हैं?
ये इंटेंजिबल्स की एग्जांपल्स तो हो गई ना जानी, ऊपर लेके चलते हैं, ये कॉपी करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें 2 मिनट दें मुझे। होटल वाला रॉयल्टी को अदर इनकम में रिकॉर्ड करेगा ना, नहीं अगर होटल का प्राइम बिजनेस ये है तो रॉयल्टी इनकम शो करेगा, रेवेन्यू में दिखाया था कि भाई रॉयल्टी रेवेन्यू है। पांचवी एग्जांपल क्या है, पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स का मतलब ये होता है कि मैंने उस प्रोडक्ट को पेटेंट कर दिया, वो कोई और नहीं बना सकता, तो वो राइट के पैसे है ना। मल्टीपल फ्रेंचाइजेज है, वहां से रॉयल्टी है, तो बेटा मैं रेवेन्यू में दिखाऊंगा ना, रॉयल्टी रेवेन्यू होगा मेरा, मेरा मेन बिजनेस है, तो मैं क्या करूंगा, रॉयल्टी लूंगा ना अपने नाम की, रॉयल्टी रेवेन्यू आएगा, स्ट्रीम आ जाएगी। अच्छा क्रिप्टो जो है ना वो फाइनेंशियल एसेट है, पता, फाइनेंशियल एसेट है ना। चलें इसको कॉपी करें, 1 मिनट मैं आ रहा हूँ। हसीब हसीब कह रहे हैं सर IS-38 की अकाउंटिंग नहीं होगी ना सर, जब हम सिर्फ रॉयल्टी ही सेल कर रहे हैं बायर की। अभी एक एक चीज कहूंगा उसके बाद क्लियर होगा, थोड़ा सा होल्ड ऑन, 5 मिनट रुको, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो। ये हो गया कॉपी, जल्दी बताओ। ओके अच्छा, अब जो मेन चीज है, इंटेंजिबल, यहां पे लिख ही लेते हैं भाई। हाँ भाई हमने एक चीज लिखी है यहाँ पे कि सर इंटेंजिबल होना अलग बात है, रिकॉर्ड होना अलग बात है। क्यों, जरा बात समझिएगा। ऊपर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कंक्लूड किया कि एक चीज इंटेंजिबल है या नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। ऊपर तुम लोगों ने मेरे से कंक्लूड किया कि एक चीज इंटेंजिबल है या नहीं है। अब वो कहता है कि भाई इंटेंजिबल हो गया, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि ये देख लो कि क्या आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं होता। सवाल ये है, सवाल ये, वो कह रहा है देखो आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं होता। तो मुझे आप एक बात बताओ, आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा।
और वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है क्या सर? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये है कि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। कॉस्ट क्या होनी चाहिए जानी? कॉस्ट होनी चाहिए रिलायबली मेजरेबल। कॉस्ट होनी चाहिए रिलायबली मेजरेबल। अच्छा, अब मैंने ऊपर से एग्जांपल कनेक्ट की, मुझे आप एक एक करके बताओ। मेरी कंपनी है, मैंने गुडविल बना दी। गुडविल इन द सेंस में काम करता गया, अच्छा काम करता गया, कंपनी का नाम बनता गया। क्या ये गुडविल मेरा इंटेंजिबल है? हाँ जी, क्या ये गुडविल मेरा इंटेंजिबल है? यस। क्या ये गुडविल? यस इंटेंजिबल है, बिल्कुल है भाई, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है। बट मैं उस गुडविल को रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसकी कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता। उसकी मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि भाई गुडविल जो है वो है भाई इंटरनली जनरेटेड बाय ओन। खुद ब खुद बन गई है भाई, खुद ब खुद बन गई। आपने थोड़ी ना, आपको क्या पता है कि आपने जितना साल काम किया, किसको सैलरी दी, उस सैलरी के पोर्शन में से कितना हिस्सा गुडविल बनाने में लगा? क्या अलग कर सकते हो? हाँ या ना में जवाब दो। क्या अलग कर सकते हो? हाँ जी, क्या अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या ये गुडविल इंटेंजिबल नहीं है? क्या ये गुडविल इंटेंजिबल नहीं है? है, बिल्कुल है। पर मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। पहले बताओ, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा भाई, ये तो हो गई पहली एग्जांपल। मैंने कहा दूसरी। हाँ भाई, ब्रांड नेम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ना स्पीड स्पोर्ट्स है, और स्पीड स्पोर्ट्स के दो ब्रांड्स हैं। एक नाइकी हो गया, सही जी, और एक आप कह लें कि भाई आपका प्यूमा हो गया। तो मुझे एक बात बताएं भाई, जो नाइकी के दो ब्रांड्स हैं, सही है ना? मैं कह रहा हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल स्पीड स्पोर्ट्स है, उसमें नाइकी भी प्यूमा भी आता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये दो जो ब्रांड्स हैं ये कितने में बने? क्या ये बता सकता है? हाँ जी, गुडविल तो स्पीड स्पोर्ट्स की है ना, गुडविल अलग चीज है, वो उसके ऊपर है, ये ब्रांड्स हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये ब्रांड इंटेंजिबल नहीं है? क्या ये ब्रांड इंटेंजिबल नहीं है? है। बट मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं करता अपनी किताबों में क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल, सही है। अच्छा भाई, तीसरी चीज, कस्टमर लिस्ट। भाई आप ARTT आए, आपने एडमिशन लिया, हमारी ये लिस्ट बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई। अच्छा मुझे बताओ, क्या हम अपने पूरे ARTT के खर्चों में से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारी स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी है ये कितने में बनी है, या बाय द पैसिव ऑफ टाइम खुद बन गई? हाँ जी, बाय द पैसिव ऑफ टाइम खुद बन गई। हाँ जी, जल्दी बताएं। बाय द पैसिव ऑफ टाइम खुद बन गई ना? तो सर जब बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद बन गई, तो आप मुझे बताएं कि भाई मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरा इंटेंजिबल नहीं है। भाई इंटेंजिबल है, पर मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता क्यों, कितने में बनी है। बट हाँ, अब आप बात सुनेंगे, यही कस्टमर लिस्ट को उठा के मैं किसी और को बेचना चाहूँ, क्या बिक जाएगी? किसी और इंस्टीट्यूट में बिक जाएगी? यस। तो मैंने कहा सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो प्रोबेबल हैं, इसकी फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं है, आइडेंटिफाइबल भी है, सेपरेबल है, आइडेंटिफाइबल भी, सेपरेबल है। सेपरेबल है ना, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से तो आई नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से तो आई नहीं है, सेपरेबल तो है, तो आइडेंटिफाइबल भी हो गई। तो मेरे बच्चों, जब ये आइडेंटिफाइबल हो गई तो आप मुझे खुद बताएं ना, जब ये आइडेंटिफाइबल हो गई तो कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज आइडेंटिफाइबल, तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि सर ये इंटेंजिबल है? पर सर रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। हाँ, अगर उलट सोचो, अब इस साइड आ जाओ, यही चीज मैं किसी कंपनी से खरीदूं, क्या मेरे लिए इंटेंजिबल है? अब मैं बायर साइड पे आ गया हूं, अब मैं बायर साइड पे आ गया हूं, क्या मेरे लिए इंटेंजिबल है? हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा दूसरा बताओ।
दूसरा बताओ, मेरे लिए इंटेंजिबल है मान लिया सही है। अब एक और चीज बताओ, मुझे बताओ क्या मैं अब इसको रिकॉग्नाइज करूंगा? क्या अब मैं इसको रिकॉग्नाइज करूंगा? यस, क्यों? वाई रीजन कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। तो पहले बताओ फर्क समझ आता है? जब मैं किसी कंपनी से खरीदता हूं तो मैं क्यों रिकॉर्ड करता हूं? कंसोलिडेशन में भी इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि तुम लोगों ने अलग से पैसे दिए थे उसके। तो आज उस बात का खुलासा है। बेटा पहले तो देखो, जरीर कह रहे हैं एक्चुअली की मदद से हम अपनी गुडविल निकालें। पहले आपको ये किसने बताया कि एक्चुअली वैल्यू निकालता है गुडविल की? सवाल ये मेरा, आपको ये किस शख्स ने बोला है? उस शख्स को मेरे सामने लाओ। कौन है ये? कौन है ये बदतमीज जिसने ये कहा है? या वो तुम खुद हो? हाँ जी, एक्चुअली की मदद से। हु द हेल इज एक्चुअली भाई? अज्यूमिंग नहीं, गलत कह रहा ना भाई। एक्चुअली कौन होता है? औकात है उसकी एक्चुअली की भंगी, वो क्या कर लेगा भाई? एक्चुअली जो आपको वैल्यू निकाल के देगा वो फेयर वैल्यू होगी, वो फेयर वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू मतलब इतने की गुडविल बिकेगी, इतने की कंपनी बिकेगी, वो फेयर वैल्यू, वो कॉस्ट तो नहीं है। तो इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू आइडेंटिफाई तुमने कितने पैसे लगाए। बात समझ आ रही है भाई? एक्चुअली होता कौन है मुझे बताओ भाई। अगर एआरटीडी के अंदर हमारा नीचे अली भाई गार्ड बैठा हुआ है, सही है, हमारा शाहिद बैठा हुआ है जो पीएन है, अगर वो शाहिद सही है किसी को मुस्कुरा के चाय लाके देता है, क्योंकि वो उससे जो भी खाना मंगवाता है ना लड़कियों में, तो उसको खाना लाके देता है, टीचर बैठा हो, तो जाहिर सी बात है ये भी गुडविल बना रहा है। तो उसकी सैलरी में से कितना पोर्शन उसने उस बंदी का खाना लाने में लगाया, ये हम कैसे पता लगाएं? हाँ जी, वो बच्चों को लाइब्रेरी खोल के देता है, सही है जी, बच्चों को खाना ला के देता है, अली भाई की मुस्कुराहट जो नीचे गार्ड है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है टूवर्ड्स गुडविल। एआरटीटी की मैनेजमेंट और टीचर तो तुम्हारा भाई तो वैसे ही करता है, खैर, पर मेरी सैलरी का कितना पोर्शन गुडविल बना रहा है, कितना पोर्शन सिर्फ लेक्चर डिलीवरी है, कैसे पता लगाऊं? बिल्कुल इश्ना होगी। हाँ जी, पहले बताओ बात समझ आई? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, बात समझ आई? क्लियर हो गया? ओके। तो भाई देखो, समझने की बात ये है। हाँ, तो आप मुझे बताया ना कि अली भाई, फॉर एग्जाम्पल भाई, तुम अली भाई के साथ नीचे बैठे हो, वो आपके कंधे पे हाथ डाल के बैठे हैं, जरीर, सही है जी, और मुजम्मिल, तो आप मुझे बताएं वो कंधे पे हाथ डाल के कितनी देर आपके साथ बैठे, उनकी सैलरी का कितना पोर्शन आपके साथ लगा, ये मैं कैसे पता लगाऊं कि गुडविल बनने में लगा है? हाँ जी, तो ये कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल, यानी यू कैन नॉट सेपरेट योर टोटल कॉस्ट में से वो पोर्शन जो गुडविल बनाने में लगा है। सही है? आई होप नाउ इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड यू नो गाइस कि क्यों अलग नहीं हो सकती कॉस्ट। समझ आ गया? ओके, चलें इसको कॉपी कर लें भाई, अच्छे से समझ गए, गुड, इसको कॉपी कर लें भाई। बेहतरीन हो गया जी, जज़ाकल्लाह। देख लो, तुम्हारे भाई ने सिर्फ टाइम डेफिनेशन पे लगाया आज, क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। देखो फिर ये पूछा है स्टैंडर्ड पे कितनी क्लासेस लगेंगी, भाई तेरे को क्या करना है इसके बाद? हाँ, इतने दिल से पढ़ा रहा हूँ, तुम पे तंग कर रहे हो भाई को। देखो यार, तुम लोग कुछ बोलो यार उसको, क्या ये अहमकाना हरकत है? हाँ जी, ऐसा नहीं कर यार फराज, अगर मैं तुम्हें बता दूं कितनी क्लासेस लगेंगी उससे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब इसके बाद तुम्हें सीफैप की तैयारी करनी है? हाँ, ये अब्दुल्ला सी कह रहा है, इसका आंसर आपको तला देगा। नहीं, तला तब देता, इसने बीच में नहीं बोला ना, जब मैं चुप हूं तब बोला है, तो ये बचत में है। अच्छा, बिस्मा कह रही है आप इतना बोल देते हैं, हम क्या बोलें? सही है भाई, ये भी सही है। मतलब तुम लोगों को भाई को सपोर्ट नहीं करना, अच्छी चीज कराऊं, तमीज से कराऊं, डेडिकेटेडली कराऊं, उसकी कोई कदर नहीं है। 30 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे आता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे अभी अपने अपार्टमेंट में यहाँ पे इंटरनेट नहीं लगा।
मोहब्बत है यानी मोहब्बत है, मेहरबानी नहीं है। अल्फाज देखो, शब्दों का चुनाव जो है ना वो हर्ट कर देता है, सही है ना। शब्द आपके अच्छे होने चाहिए, उसका उपयोग अच्छा होना चाहिए। मेहरबानी कह के आप मुझे पराया सा कर रहे हैं। आप बोले मोहब्बत है आपकी सर, सही है ना। तो आप मोहब्बत बोलेंगे तो मतलब अच्छा लगेगा दिल को, क्या आप हमारी मोहब्बत में आते हैं। क्योंकि हमने कमिटमेंट की आपको लाइफ पढ़ाने की, फिजिकल पढ़ाने की। तो फिजिकल तो ऑब्वियसली ऑफिस की वजह से नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां पे, बट वो भी आऊंगा वापस। रिप्लाई नहीं करता, सॉरी यार, यकीन करो जिंदगी ऐसी है यहाँ पे मेरी कि अभी बस ना, मतलब फौरन एक के मिनट के बाद एक एक चीज है। जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही जानी, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताओ जानी, कॉपी हो गया? हाँ हाँ, सही है यार। मैच देखा, बड़ा हर्ट हुआ यार, यकीन करो दिल टूट गया। कसम से पार्क व्यू गया था देखने के लिए मजे से, ऐसी जलालत हुई है तुम्हारी सोच है। पर खैर चलो, अल्लाह करे कि कुछ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हम जो है यू नो ये आ गया, ये इंडियन एजेंट आ गया, ये चसी गविश इंडिया की रहनुमाई करता है, भंगी है। देखो ऐसा है ना। हाँ अभी अगर मगर पे आ गए ना, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, तो दुआ करो अल्लाह से कि अगर ये हो गया तो हम लोग आ जाएं। सही जी। अच्छा अब प्लीज यार फोकस के साथ इधर। अब हम कह रहे हैं, हाँ ऐसा ही है। अब हम कह रहे हैं वंस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट देन, हाँ ऐसा है, वंस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट देन कैपिटलाइजेशन शुड बी एट, हम यहां पे लिख देते हैं नंबर 1, परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग रिफंडेबल टैक्सेस। दूसरा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। हाँ जी, हमने कहा मेरा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यानी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल हो गया, तो इंटेंजिबल भी है, रिकॉग्नाइज भी करूंगा, डिसाइड कर लिया। कितने पे करूंगा वो बता रहा हूं। कितने पे करूंगा? परचेज प्राइस, उसके अंदर वो टैक्सेस नहीं होने चाहिए जो मिल जाएंगे वापस, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट है नहीं, वो तो मिल जाएगी ना, रिफंडेबल है, रिसीवेबल है। दूसरा, तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो उस इंटेंजिबल को हासिल वसूल करने के लिए लाजमी है, वो सब क्या होगा उसमें? कैपिटलाइज होगा। सब क्या होगा जी? कैपिटलाइज होगा। ऐसा ही है। तो ये बेसिक बात है। आपके वैसे आईएएस 38 में लिखा हुआ है कि भाई वो तमाम कॉस्ट कैपिटलाइज होगी जो आप आईएएस 16 में देख के आए, तो मैंने वो बता दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंजिबल खुद बना रहा हूं और वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्या उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? यस होगी। तो उसका याद रखना, उसको याद रखना जी। सही है जी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, याद रखना उसको। अच्छा अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है इंटेंजिबल के रिलेटेड, और आपकी पॉलिसी है कि आप उसको नेट कर देते हैं, नेट रिप्लेसमेंट मेथड पे चलाते हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटेंजिबल की कॉस्ट में नेट कर देंगे, ऐसा है? माइनस ही आएगी, बिल्कुल ऐसा है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स नहीं भूलने, हाँ वो सारे प्रिंसिपल्स नहीं भूलने, वो अपनी जगह है। बात समझ आती है जानी?
गुड। अच्छा जी, अब एक ये सवाल है आपके पास, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, उसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट करें एंड डिस्कस करें कि कौन सी कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। कैलकुलेट करें और डिस्कस करें और ये बताएं कि कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तो आपने जल्दी जल्दी बताना है, बड़ा मतलब यू नो दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस, सही है, वो आराम से हो जाएगा आपसे। पर पहले आप यहाँ पे फोकस होकर मुझे समझाएं। हम कह रहे हैं 30 जून 2017 पे शदीद लिमिटेड ने डिस्कवर किया, शदीद लिमिटेड जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसने डिस्कवर किया दैट वो मैन्युफैक्चर कर रहा था एक प्रोडक्ट, सही जी, इलीगली, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड था। पेटेंटेड का मतलब ये होता है कि उसके पेटेंट राइट्स लिए हुए थे कि कोई और वो चीज नहीं बना सकता, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे देने होते हैं। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? वो पेटेंटेड प्रोडक्ट हो गया, वो पेटेंटेड प्रोडक्ट हो गया, ऐसा है, क्लियर है? ओके, आगे फिर हमने ये कहा for which it did not have the necessary rights. शदीद immediately shut down its factory, उसने फैक्ट्री बंद की और उसने फर्म ऑफ लॉयर को हायर किया है कि उसके बिहाफ पे एक्ट करे, जो कि एक्वायर करके दे नेसेसरी राइट्स टू मैन्युफैक्चर दिस पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। तो भाई ये कहानी चली है, अब आगे सुनिएगा। आगे वो कह रहा है कि भाई पर्टिकुलर्स ऑफ परचेजेस एज फॉलोज, बोल रहा लीगल फीस दी है, सही है, जुलाई में 2017 में, क्या ये कैपिटलाइज होगी? होगी। वेरी गुड, क्यों? हाँ जी, क्यों? डायरेक्टली, वेरी गुड, या बस ये लिखना था। अच्छा, पता है अंग्रेजी में क्या लिखेंगे एग्जाम में? आप अंग्रेजी में क्या लिखेंगे एग्जाम में? आप अंग्रेजी में लिखेंगे एग्जाम के अंदर लीगल फीस ऑफ रुपीज 50,000, लीगल फीस ऑफ रुपीज 50,000 विल बी कैपिटलाइज बिकॉज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो आपने पूरा लिखना है, सवाल से उठाना। आपने बोला लीगल फीस ऑफ रुपीज 50,000 शुड बी कैपिटलाइज बिकॉज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। पहले तो बात समझ आती है। तो 50,000 पे तो आ गए पेटेंट्स की एक्विजिशन के लिए। आगे सुनो, ये बताओ, लीगल प्रोसेस वाज फाइनलाइज्ड ऑन जुलाई 31, 2017, सही जी, when Shadid wasn't required to pay rupees 800,000 to purchase the rights including 80,000 इन रिफंडेबल वैल्यू एडेड टैक्स, यानी इसके अंदर 80,000 भी शामिल है जो कि रिफंडेबल है। हाँ भाई, क्या ये कैपिटलाइज होगा? यस, कैपिटलाइज रुपीज 720 के बिकॉज रुपीज 80,000 इज रिफंडेबल, ऐसा ही है? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, नहीं, आप लिखेंगे कि वो इसलिए मैं सिंपली, यहाँ याद रखिएगा, ये इसलिए मैं कैपिटलाइज नहीं कर रहा क्योंकि वो रिफंडेबल इन नेचर है, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, रिफंडेबल है। और ये परचेज प्राइस है, वेरी गुड अरीब, वेरी गुड, ये परचेज प्राइस है, ये परचेज प्राइस है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। यानी बात क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे बताएं, अब आगे बताएं, अब आगे बताएं। ड्यूरिंग द फैक्ट्री शटडाउन, जब फैक्ट्री बंद थी तो ओवरहेड कॉस्ट आई थी 40,000 रुपए की। हाँ जी, क्या करेंगे? नॉट कैपिटलाइज बिकॉज उसको एक्वायर करने के लिए लाजमी नहीं है ना, वो तो वैसे भी होनी थी, वैसे भी होने थे ओवरहेड्स, उससे क्या उसका ताल्लुक है? आगे सुनिएगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर हो गया था लॉस, जिसकी वजह से, सही जी, टोटल सेल्स 20,000 रुपए की थी, जिसके एक्सपेंसेस 50,000 के, तो लॉस आ गया 30,000 रुपए का। क्या ये लॉस पीएनएल में जाएगा या कैपिटलाइज होगा? पीएनएल में, वेरी गुड, वेरी गुड यार। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि भाई उसने मार्केटिंग की है,
25,000 रुपए की मार्केटिंग की है, ये भी नहीं होगा। ये भी हम कह रहे हैं नॉट रिलेटेड टू एक्विजिशन। हाँ जी, बात समझ आती है? क्लियर है? अच्छा जी, वेरी गुड। अब ये तो खैर तुम्हारे पास बुक में भी है ये वाला सवाल, तो मैं पीडीएफ में दे दूंगा इसे तुम्हें, जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ के बेसिक सवाल कैसा आता है। तो अभी तक हमने, मैं तुम्हें एक बात सिखाने लगा हूं अभी क्लास में ही, अभी तक हमने जो सीखा है बेसिकली, वो बेसिक सीखा है एक चीज का, जिसको मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है भाई हाँ भाई, अभी तक क्या सीखा हमने, जल्दी बताओ। एक्वायर्ड इंटेंजिबल्स, एक्वायर्ड इंटेंजिबल्स, सही है जी। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चौरंगी पे चलते हैं। हाँ भाई, अब क्या सीखेंगे, जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है मैंने, अब क्या सीखेंगे भाईजान। इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली जनरेटेड। अच्छा, हमने कहा भाई यहां पे ना दो चीजें बनाते हैं, दो चीजें। बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हाँ भाई, इसमें पहली चीज लिखी है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं। अब हम वो इंटेंजिबल्स की बात कर रहे हैं जो हम खरीद के नहीं ला रहे, खुद बना रहे हैं। लिख के बताओ क्या बोला, खरीद के नहीं ला रहे, खुद बना रहे। तो हमने कहा भाई इसमें पहले क्या आ रहा है, क्रिएटेड बाय ओन, बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा, फिर हमने कहा दूसरा क्या है भाई, हमने कहा दूसरा क्या है वो लिख देते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अच्छा भाई, ये दो चौरंगी हैं आपके सामने, क्योंकि है ये बड़ा टेक्निकल स्टैंडर्ड, इसलिए मैं बड़ा सुकून 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 से तुम्हें लेके चल रहा हूँ। सही है जी, तो फोकस हो गया आप लोगों ने, देखना बहुत फोकस हो गया इधर। मैंने कहा क्रिएटेड बाय ओन का मतलब ये है मेरे बच्चों कि आपका अपना जो है ब्रांड नेम, दूसरा गुडविल, तीसरा कस्टमर लिस्ट। मुझे बताओ ये जो इंटेंजिबल्स हैं ये इंटरनली जनरेटेड हैं, हाँ या ना में जवाब देना पहले, हाँ या ना में जवाब देना, क्या ये इंटरनली जनरेटेड हैं? डेफिनेटली हैं, डेफिनेटली हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ जब ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हैं तो आपने खुद बनाया या बिजनेस करते गए खुद बन गए? हाँ जी, बताइए। सर बनते गए, बिजनेस करते गए, तो क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये लिखा हुआ है ना। अच्छा भाई, इसको सवाल में, इसको एग्जाम में आपने और प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। अब रीजन सुने क्यों कह रहा हूं, मेरी बात सुने भाई। आपको एग्जामिनर लिख के देगा कि कंपनी ने अपना ब्रांड बनाया इतने पैसों पे, ओ भाई कैसे बन सकता है, क्या वो रिलायबल है या अनरिलायबल, एक अंदाजा है। हाँ जी, जल्दी बताओ। अनरिलायबल है, तो हम तो कहते हैं ना कि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, तो वो रिलायबल तो नहीं है, वो तो अंदाजा है। तो मुझे एक बात बताओ, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि आप अपने नॉर्मल ऑपरेशंस के खर्चों में से गुडविल को अलग नहीं कर सकते यार।
पहले बताओ ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, फिर हमने बोला कि भाई अब हम बात करते हैं क्रिएटेड बाय ओन की। हमने कहा जाए भी, हमने कहा कि हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर। क्या हम सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं? फॉर्मूला, प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, ये मल्टीपल चीजें मैंने कुछ लिख दी यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर क्या हम खुद बना सकते हैं? यस। फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, बात समझिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब यह है कि जो उसमें मशीनरी लगी हुई है वो तो टेंजिबल है, पर उस प्रोसेस को डिजाइन कैसे करना है कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल स्माइल इंडस्ट्रीज है तो वो चिप्स यहाँ से जाएगी, इतनी मकदार में होगी, फिर आगे जाएगी, ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी क्या है आपका? इंटेंजिबल है, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। यानी ये प्रोसेस बनाने के लिए आपने किसी को बुलाया और उसने आपको ये प्रोसेस तैयार करके दिया पूरा, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। वो प्रोडक्शन प्रोसेस भी आपके लिए इंटेंजिबल है। और इंटेंजिबल इसलिए ऐसा है क्योंकि एक रिसोर्स जो कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा किसी के पास है नहीं, तो वो आप ही को पता है कि उसके अंदर चीजें क्या चल रही हैं। तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस का डिजाइन बनाना भी एक आपके लिए क्या कहलाता है? इंटेंजिबल। अच्छा, फिर वो कहता है कि भाई इसके अंदर दो चीजें हैं, दो फेजेस हैं। उसने कहा पहला फेज है आपका रिसर्च का, दूसरा फेज है आपका डेवलपमेंट का। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या मस्ती है यार, रिसर्च डेवलपमेंट। उसने कहा भाई जब आप रिसर्च फेज में होते हो ना, जब आप रिसर्च फेज में होते हो तो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं होते। तो इस फेज में किया गया खर्चा आप क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। एग्जाम्पल देता हूं। आप देख रहे हैं कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके लिए कौन सी फर्म हायर होगी, उससे मुलाकात कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर ऐसा होगा। अच्छा, अभी कुछ पता ही नहीं है। तो जब कुछ पता ही नहीं है, जब रिसर्च चल रही है, तो मुझे बताओ क्या इस फेज के अंदर जो भी खर्चा होगा क्या तुम्हें वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है? हाँ जी। तो एसेट की डेफिनेशन भी नहीं है, वो तो एसेट की डेफिनेशन भी नहीं है। तो वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? एक्सपेंस आउट। ये बता दिया हमने, ये रहा भाई, सिंपल सीधा साधा हिसाब किताब है, कर दिया एक्सपेंस आउट। चलें, वेरी गुड। तो हमने कहा डेवलपमेंट फेज। अच्छा, पहले तो आपका सवाल होना चाहिए सर ये अलग अलग क्यों रखा? देखो अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि कंपनी वरना जो भी करती है ना, अपने एक्सपेंस को बचाने के लिए, अपने एक्सपेंस को बचाने के लिए कि प्रॉफिट ज्यादा देखे, सब बोलती क्या है? सब बोलती क्या? डेवलपमेंट कर रहा हूँ। सब क्या बोलते? जल्दी बताओ, सब क्या बोलते? क्या कर रहा हूं मैं? डेवलपमेंट कर रहा हूं। ऐसा है। और अगर वो ये हरकत अलाउ कर देता तो सबके सब क्या बोलते हैं? हम डेवलपमेंट फेज में, जबकि डेवलपमेंट तो शुरू नहीं हुई, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो वहां पे प्रोबेबल ही नहीं है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? बात समझ आती है? वेरी गुड। चलें जी आगे। हमने कहा डेवलपमेंट में भी दो चीजें हैं, डेवलपमेंट में भी कुछ कंडीशंस हैं, यानी कंडीशंस अगर मीट हुई, सही है, या तो कंडीशंस मीट नहीं हुई। अच्छा, अगर कंडीशन मीट नहीं हुई डेवलपमेंट स्टेज की, सही जी, कंडीशन मीट नहीं हुई अगर डेवलपमेंट स्टेज की, तो भी हम क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट, एक्सपेंस आउट करेंगे। अच्छा, वो क्यों कह रहा है? उसने बोला भाई ऐसे तो लोग आके गए कि भाई मैं डेवलपमेंट में आ गया हूं। उसने बोला भाईजान डेवलपमेंट में आप तब आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा डेवलपमेंट में आप तब आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। सही जी, वो क्या बता रहा है जरा बात सुनिएगा। वो कह रहा है टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है प्लान होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। वापस से, टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है प्लान होना चाहिए। अच्छा, प्लान क्यों भाई? मुझे एक बात बताओ, आपने रिसर्च की तो आपने कुछ तो प्लान बनाया होगा ना कि इसके तहत ये स्टेज होगा,
पहले ये फीचर बनेगा, ये टेस्ट होगा, आगे जाएगा। तो प्लान के बगैर आप डेवलपमेंट स्टेज में आ ही नहीं सकते। तो पहली कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ? टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। ये बात क्लियर है मेरे बच्चों? ये बात मेरे क्लियर है? अच्छा, अब स्टैंडर्ड को तो पता था, लोग तो गेम करेंगे, प्लान तो बना लेंगे। उसने बोला कि भाईजान आपके पास इंटेंशन टू कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, इंटेंशन टू कंप्लीट का मतलब यह है कि भाई आपने जो प्लान बनाया ना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया। बात सुनिएगा, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया। आपने इश्तिहार दे दिया कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं, काम चल रहा है, तो वो इंटेंशन दिखाता है। तीसरा, उसने कहा सही है भाई आपकी इंटेंशन है, उसने कहा आपकी इंटेंशन तो है, मान लिया। उसने कहा भाई एबिलिटी टू यूज और सेल। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली जो कंडीशन है एबिलिटी टू यूज और सेल, इसका बताता हूँ क्यों डाली है। ये इसलिए डाली है क्योंकि अगर आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जो आप खुद ही नहीं चला सकते तो बेचोगे क्या? तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये इसलिए डाली है ताकि इससे पता लगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल है या नहीं है? जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ, इसलिए डाली है कि इसलिए पता लगे कि क्या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा या नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मूला बना रहे हो, बस यूज इस्तेमाल कहाँ होगा, किसके घुसाना है, क्या करना है, पता ही नहीं लग रहा। क्यों बनाया फॉर्मूला? मतलब मकसद क्या था जिंदगी में बनाने का? मकसद तो पता हो, एबिलिटी टू यूज या सेल, या तो बेच के फायदा होगा, सही जी, या तो यूज करके फायदा होगा। क्लियर है? तो ये हो गया। अच्छा भाई, चौथी चीज, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, वो कह रहा है भाई तुम्हारे पास प्लान भी है, तुम्हारी इंटेंशन भी है, तुम्हारी एबिलिटी भी है, भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है या लोग नहीं है बनाने के लिए, तो क्या वो कभी बन पाएगा? क्या वो इम्पेयर हो जाएगा? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ, क्या वो इम्पेयर हो जाएगा? हाँ जी, क्या वो इम्पेयर हो जाएगा? तो भाईजान वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी, वो इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ऐसा है? तो उसने बोला ये। और आखिरी चीज बड़ी सिंपल, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। हाँ भाई, कितनी कंडीशंस हो गई जिसको पूरा करके आप कैपिटलाइजेशन करेंगे? जल्दी बताओ। 5, 5 कंडीशंस। चलो अब मैं आपसे आज के बाद पूछूं, देखो ये तुम्हें समरी बना दी है मैंने जानी, तो मैं समरी बना दी है पूरी, तुम्हारी प्लेट में रख दी है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, आप खुद इंटेंजिबल बना सकते हैं? यस और नो में जवाब दें। यस बना सकते हैं सर। अच्छा, तो उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट में जाओगे या रिसर्च भी होगी? हाँ जी, रिसर्च भी होगी। तो सर रिसर्च फेज को क्या करेंगे? रिसर्च फेज को क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। वेरी गुड। अच्छा, डेवलपमेंट फेज में आते ही कैपिटलाइजेशन शुरू? डेवलपमेंट फेज में आते ही कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं, कंडीशन मीट करेंगे। वेरी गुड बच्चों, कंडीशन इसलिए ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। अच्छा, तो कंडीशंस के मीट होते ही कैपिटलाइजेशन हो जाएगी? यस, पर वो कंडीशन है 5। पहली, टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी प्लान होना चाहिए, आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज और सेल होना चाहिए, आप कह सकते हैं कि आपके पास एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, और 5वां, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, जिसकी बेस पे कैपिटलाइज करोगे। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? आती है, वेरी गुड। तो इस क्लास को मैं यहाँ तक रखता हूँ क्योंकि अगली हमारी ऑडिट की क्लास है, तो फिर हम मिलते हैं ऑडिट की क्लास में। इसका सवाल हम कल करेंगे, सही जी? या मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, सही जी? कॉपी अच्छे से कीजिएगा, कल हमें सवाल करने हैं इसके, सही है? चलो ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मैं भेज देता हूँ अभी था।